हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और अभी तक की हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि भाई कैसे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिनेरियोज कैसे चल रहे हैं। फिर हमने कल पोर्तुगीज़ अराइवल पढ़ा था इंडिया में, उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब पोर्तुगीज़ जब इंडिया में आए 1498 में, वास्को डी गामा जब अराइवल हुआ था, उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड अपनी जमा के रखी, लेकिन टाइम के साथ क्या है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए और उनका डिक्लाइन हो गया। हमने पढ़े थे 3 गवर्नर। सबसे पहले थे अल्बुकर्क, सेकंड थे अल्फोंसो और जो थर्ड मेन थे नीनो द कून्हा। ठीक है, अब इस पोर्तुगीज़ पावर का डिक्लाइन क्यों होता है देखते हैं। मराठास ने कैप्चर कर लिया था उनसे सैलसिट एंड बिसीन 1739 में। अब जैसे जैसे मराठास उनके नेबर थे वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। पहले तो इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर किया, सैलसिट बसीन बहुत सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर किया, लेकिन क्या हुआ बाद में जाके मराठास ने ही इनसे क्या है सैलसिट और बसीन जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन 1739 में कैप्चर कर ली। ठीक है, 1498 तक सब सही चल रहा था, 1500 से लेके 1600 तक सब सही था, इन्हीं की मोनोपोली थी। लेकिन बाद में 17 सेंचुरी के टाइम पे क्या है बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज और आने लग गई, जैसे कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन 1600 एंड डच इन 1602। ठीक है, तो मतलब एस्टैब्लिशमेंट होने लग गया था और भी यूरोपियन कंपनीज़ का, और उनका अराइवल हो जाता है, तो जिस वजह से जो इनकी मोनोपोली थी वो क्या होने लग गई, ख़त्म होने लग गई, है ना। ब्रिटिश का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1600 और डच का है 1602, जिससे पोर्तुगीज़ की मोनोपोली धीरे धीरे जाके डिक्लाइन होने लग गई। थर्ड रीज़न क्या था, इनके जो कन्वर्जन एफर्ट्स थे क्रिश्चियनिटी, ये अपने क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और वो क्या है एक ड्रॉबैक टाइप में इनके लिए प्रूव हुआ, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी वो क्या हुई इनसे थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्योंकि क्या था ये उनके कल्चर को क्या कर रहे थे, सीधी तरीके से टारगेट कर रहे थे। अब है पोर्तुगीज़ इंडिया में आए तो इनके आने से हमारे यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, हमारे यहाँ पे क्या चीज़ों में हमें क्या है इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला है एमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, ब्लू वाटर पॉलिसी, काटे सिस्टम, है ना, ताकि इंडियन वाटर को हम लोग वो लोग क्या कर पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे, ताकि सारा ट्रेड को इंडिया से होने वाले ट्रेड पे वो क्या कर पाए, अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश कर पाए। तो अगर वाटर पे कंट्रोल करना है तो नेवी भी तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो नेवी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, आर्म्स ये सारी चीज़ों को वो क्या करने लग गए, डिप्लॉय करने लग गए शिप्स पे। तो नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो इनिशिएटिव है वो किन को जा रहा है, पोर्तुगीज़ को। सेकंड है इनकी रिलीजियस पॉलिसी, जिसके लिए वजह से इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की, है ना, प्रीचिंग मिशनरी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई। तीसरा है एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शंस, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन किन्होंने किया है, पोर्तुगीज़ ने, और उसमें से बहुत सारी क्रॉप्स को वो कहाँ से लेके आए, अमेरिका से, जैसे चिलीज़, पोटैटो, टोमेटो, कैश्यू नट, पाइनएप्पल, पपाया। अब की बार की यूपीएससी के क्वेश्चन में पाइनएप्पल पपाया पे क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई ये जो पाइनएप्पल पपाया है ये पोर्तुगीज़ लेके आए थे कि नहीं, मतलब ऐसा ही समथिंग कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि पोर्तुगीज़ इंडिया में फर्स्ट यूरोपियंस थे अराइव करने वाले, साथ में पोर्तुगीज़ इंडिया से जाने वाले भी क्या थे, लास्ट यूरोपियन थे। ठीक है, बाकी सारी डच कंपनी, डेन्स कंपनी धीरे धीरे अपने सेटलमेंट सेंटर्स को ब्रिटिशर्स को देते हुए जा रही थी। ब्रिटिशर्स आज़ादी के टाइम पे चले गए इंडिया से, फ्रेंच का स्ट्रॉन्ग होल्ड उससे पहले ही ख़त्म हो गया था एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज की वजह से। पोर्तुगीज़ लास्ट तक रहे, स्ट्रॉन्ग थे, ट्रेडिंग के लिए ही रहे, लेकिन रहे, इनकी प्रेजेंस हमें लास्ट तक देखने को मिलती है। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन विजय, और जो गोवा का एरिया है उसको क्या करती है, इन लोगों से कैप्चर कर लेती है। तो अगर क्वेश्चन आए, जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया टू कैप्चर बैक द टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्तुगीज, इट वाज द ऑपरेशन विजय लॉन्च्ड इन 1961। ठीक है, अब पोर्तुगीज़ के बाद और भी बहुत सारी कंपनियाँ आई,
तो एक बार उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और देख लेते हैं वो कौन सी कंट्रीज से आई हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज़, पोर्तुगल से आई हैं, लिस्बन कैपिटल है। 1498 में अराइवल हुआ वास्को डेगामा का। नेक्स्ट है डच। डच नीदरलैंड से आते हैं 1605 में और इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1602 में। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लैंड से आए हैं और इनका अराइवल हुआ है 1608 में और इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1600। नेक्स्ट है फ्रेंच। फ्रेंच 1664 में आए हैं और डेनिश है, डेनमार्क से आए हैं 1620 में और इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1660। ठीक है। एक बार मैं साइड्स हट जाती हूँ, एक बार रिकॉल कर लो। तो अराइवल की क्रोनोलॉजी देखें तो फर्स्ट है पोर्तुगीज़, सेकंड है डच, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है डेनिश, फिफ्थ है फ्रेंच। और अगर एस्टैब्लिशमेंट की क्रोनोलॉजी देखें तो फर्स्ट है पोर्तुगीज़, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है डच, फोर्थ है डेनिश, फिफ्थ है फ्रेंच। बस जो पोजीशन है अराइवल और एस्टैब्लिशमेंट की वो डच और इंग्लिश की क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ठीक है। पोर्तुगीज़ का हमने कंप्लीट कर लिया था। चलते हैं डच पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच पार्लियामेंट ने क्या है, एक चार्टर होता है, एक हमारी बुक जिसमें क्या है उनकी फैसिलिटीज़, प्रोविजंस, प्रिविलेजेस को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर लेके आया, कब, मार्च 1602 में, जिसके बाद क्या है फॉर्मलाइज हो गया, फॉर्मल तरीके से एस्टैब्लिशमेंट होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इन सभी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ ट्रेड कर रही हैं, है ना। तो इसलिए इनका नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 में अराइवल होता है, लेकिन बाद में जाके क्या है, इनको बैटल ऑफ बिडारा जो 1759 में होती है, इसमें ब्रिटिशर से ये लोग हार जाते हैं, जिसके बाद इनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया से डाइवर्ट होके कहाँ चला जाता है, इंडोनेशिया में स्पाइस आइलैंड की तरफ ये अपने इंटरेस्ट डाइवर्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके अपनी सारी सेटलमेंट्स को यहाँ से हटाते जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स को सौंप के अपना पूरा का पूरा सेटलमेंट शिफ्ट कर देते हैं इंडोनेशिया में। ठीक है। डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्रा में इस्टेब्लिश की 1605 सीई में। सीई मतलब कि एडी, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी पता है ना टाइमलाइन, तो ये एडी की बात हो रही है। ठीक है। कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग इन यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। इन्होंने क्या है इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी स्टार्टिंग थी यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया के एरिया में की, क्योंकि ये एरिया वाटर है, मतलब वाटर सफिशिएंट मिल रहा है, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इंडिगो को फर्टिलिटी ही चाहिए। टेक्सटाइल्स एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल। सॉल्ट पेटर। सॉल्ट पीटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो गन पाउडर में यूज़ होता है। मुगल आर्मी के टाइम पे भी इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो सॉल्ट पीटर है, पोटेशियम नाइट्रेट से बना है और इसको क्या है गन पाउडर का कंपोनेंट माना जाता है। बिहार से लेते थे ये लोग। और ओपियम और राइस कहाँ से, गंगा वैली से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनके मटेरियल का कि ये कहाँ कहाँ से किस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डच के बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है, पहले सेटलमेंट सेंटर्स देख लेते हैं डच के। डच के सेटलमेंट सेंटर है सूरत, कोचिन, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसुरा जो बंगाल में है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो इनका फर्स्ट ही है, हमने पिछली स्लाइड में देखा है। ठीक है। एक बार और चेक कर लो इसको। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है डेन्स। डेन्स का मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कई टेक्स्ट बुक्स में डेन्स को कवर भी नहीं करा गया है। ठीक है। डेन्स इंडिया में कब आते हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनका होता है 1616 सीई में
और ये इनकी जो सेटलमेंट सेंटर है वो हमें इंडिया में मेनली दो जगह ही देखने को मिलती है। ट्रैन के बार जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे इनका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है 1620 में, और दूसरी पोजीशन है सेरमपुर। सेरमपुर है बंगाल में, ये है 1676 सी में। तो इंडिया में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है मेनली हमें दो जगह देखने को मिल रहा है, एक है तमिलनाडु और एक है बंगाल। हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे था? सेरमपुर बंगाल में। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की 1799 में, और प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिशमेंट किसने की? विलियम रेवरेंड कैरी ने। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक सेरमपुर कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया, कब? 1818 से 1819 में। तो जो डेन्स थे ना, इनका मेन जो वर्क था, ट्रेड से ज़्यादा ये जो इंटरेस्टेड थे वो थे मिशनरीज एक्टिविटी में। इसलिए हमें इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की, तो दोनों जो इन्होंने इनिशिएटिव लिए उनके पीछे इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे इनका जो मेन मोटिव था वो था बाइबल। बाइबल होगी तभी तो लोगों में प्रीच कर पाएंगे। और फिर सेरमपुर कॉलेज इस्टेब्लिश करने के पीछे इनका इनिशिएटिव था अपनी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो यही डेन्स था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग कवर करेंगे। चलो, डेन्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है? 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1600 में है। इनिशियली इसका नेम क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे मर्चेंट कंपनीज का, बहुत सारे मर्चेंट्स का एसोसिएट करके, उनको एसोसिएट करके क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। 1609 सीई में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स पहली बार मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई मैं आपके यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर लूँ सूरत में। लेकिन उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका है? पोर्तुगीज़ का है। मैंने बताया था कि मुगल एम्परर्स का खुद का ट्रेड पोर्तुगीज़ कार्टेज सिस्टम के अंदर आता था। तो फिर जो एम्परर है, मुगल एम्परर, वो भी फ्रीली क्या है, नहीं दे पाएंगे। तो शुरू में क्या थे, वो बहुत ज़्यादा हेजिस्टेंट थे देने के लिए परमिशन। ठीक है, इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम। इंग्लिश ने भी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश की? साउथ में, मसूलीपट्टनम, 1616 में। ट्रेडिंग सेंटर था। 1615 में सर थॉमस रो इंडिया आते हैं और फिर यहाँ पे क्या है, परमिशन वापस से सीख करते हैं। और फिर क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट चलते हैं। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एस्टैब्लिश होता है और 1698 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एस्टैब्लिश होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, इनकी लोकेशन आ जाती है कि भाई बताओ फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है या फोर्ट विलियम कहाँ पे है। तो इनकी लोकेशन भी एक बार देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ से जो दो तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन सी क्वीन के रेन में ब्रिटिशर्स इंडिया आए। ठीक है, तो कौन सी क्वीन के टाइम पे आए? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1600 के टाइम पे इनको जो चार्टर मिला है वो किसने दिया है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, दूसरा है विलियम हॉकिंग्स जब इंडिया आए तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था? तो उस टाइम पे हमारे मुगल एम्परर थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर अकबर के बेटे।
अब यहाँ पे इनको परमिशन तो मिल गई, लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर है, कौन परमिशन लेने आया था? थॉमस रो। थॉमस रो क्या थे? और भी ज़्यादा परमिशन लेना चाहते थे। विलियम हॉकिंग्स क्या थे? और भी चाहते थे कि उनको और भी प्रिविलेजेस मिले, लेकिन मैंने बताया पोर्तुगीज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा था, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिल पाए। तो बाद में जाके उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स की तरफ से जो हमारे मुग़ल एम्परर है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो वो बाद में गुस्सा होके इंडिया से चले जाते हैं। दोबारा से फिर कौन आता है? थॉमस रो, और प्रिविलेजेस को सीख करते हुए। अब 1651 में शाह सूजा, सूबेदार ऑफ बंगाल ने क्या है? इंग्लिश को ट्रेड करने में बंगाल में क्या है? फरमान, परमिशन दे दी। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ता जा रहा है। मुग़ल एम्परर फारुखसियार ने क्या है? 3 फेमस फरमान दिए, जिससे कंपनी को क्या है? वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिले बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद में। स्टोरी यही थी कि फारुखसियार जो लेटर मुगल्स में आता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो थे ही नहीं वो लोग, तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ब्रिटिशर्स के पास जो है ही फैसिलिटीज़ मेडिसिन की, तो उन्होंने क्या है? फारुखसियार को ट्रीट करने के लिए एक अपना मेडिशियन भेजा, जिससे वो ठीक हो गया। तो फारुखसियार ने खुश होके क्या है? उनको फेमस फरमान दे दिए, जिससे क्या है? उनको प्रिविलेजेस मिले बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की फेमस सेटलमेंट्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे है इम्पोर्टेंट सेटलमेंट सेंटर। सूरत, सूरत है ना, सूरत के बाद है मसूलीपट्टनम। ये जो 2 नेम है मसूलीपट्टनम, ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है। उड़ीसा, सूरत, मसूलीपट्टनम, उड़ीसा। उसके बाद मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट है। बंगाल में फोर्ट विलियम है। अब लास्ट है जो हमारी कंपनी फ्रेंच, फ्रेंच को और देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडिंग कब हो रही है? 1664 में, और किसके टाइम पे? लुई 14 के टाइम पे। 16 के टाइम पे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही होता है, तो लुई 14 के टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। और जो लुई 14 का मिनिस्टर है कॉलबर्ट, उन्होंने क्या है? इस कंपनी की फाउंडिंग की है। तो कॉलबर्ट ने 50 ईयर मोनोपली दे दी फ्रेंच ट्रेड को, किसमें? इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन में। फ्रेंच कंपनी को बोला कि भाई तुम्हें 50 ईयर्स की मोनोपली दी है, तुम छाए रहो इंडियन और पैसिफिक ओशियन में। फर्स्ट एक्सपेडिशन टू इंडिया किसने लेड किया? फ्रैंकोइस कैरोन ने, जो एक फ्रेंच गवर्नर था। सूरत आता है कब? 1667 में। और इनकी फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है? सूरत में। सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली जो इनकी ट्रेडिंग पोस्ट है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है? सूरत में। फ्रेंच ने धीरे धीरे बालासोर, माहे, कासिम बाजार और कराईकल जैसी जगहों पे भी अपना सेटलमेंट सेंटर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है। सेवनटीन 14 में ड्यूप्लिक्स, मतलब ये हम लोग ड्यूप्लिक्स के बारे में आगे एंग्लो कार्नेटिक वॉर में और एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज में पढ़ेंगे। ड्यूप्लिक्स को स्टार मार्क कर लेना। ड्यूप्लिक्स ने क्या है? कार्नेटिक के पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे, इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या है? इंटरफ्रेंस करना शुरू किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए। फिर इन दोनों की आपस में राइवलरीज होती है, जिसमें फ्रेंच विक्टोरियस प्रूव होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा मैप है, इसमें इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज सेटलमेंट देखते हैं। पोर्तुगीज सेटलमेंट दीव में है 1535 में, दमन में है 1558 में, बसीन है बॉम्बे में है, गोवा ये तो हमें पता ही है, कन्नौर में, कोचिन में, कैलिकट में है। उसके बाद कोलंबो, कोलंबो के बाद नागपट्टनम, नागपट्टनम के बाद इस साइड हुगली के अराउंड भी थी। ठीक है। पोर्तुगीज़ के बाद इंग्लिश सेटलमेंट्स है सूरत में 1612 में, 1638 में बॉम्बे, फिर मद्रास 1639। ट्रेन के बाद
ट्रेन के बार के अराउंड नहीं है। इसके बाद हुगली में है 1537 पोर्तुगीज़ की है, और 1658 में हमें देखने को मिलती है ब्रिटिशर की प्रेजेंस। विशाखापट्टनम भी कहाँ पे है, इंग्लिश सेटलमेंट के अंडर आता है। फ्रेंच सेटलमेंट देखते हैं, यानम में है, माहे में है, चंद्रनागौर में है, और पौंडीचेरी, कराईकल और फिर त्रिनकोमले में है। डच सेटलमेंट्स है नागपट्टनम में, कोचिन में, कोलंबो में, जाफना में और त्रिनकोमले में। अगर इस साइड आए तो इस साइड चिंसुरा बंगाल में भी हमें डच सेटलमेंट्स देखने को मिलती है। डैनिश की तो दो ही जगह थी, एक है सेरमपोर और एक है ट्राइन के बार। एक ये रहा सेरमपोर और एक यहाँ पे है ट्राइन के बार। तो ये क्या है, मैप है यूरोपियन सेटलमेंट्स का। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।